गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर लेकर के आए हुए हैं। पहला चैप्टर है हमारा स्थिति एवं विस्तार। स्थिति एवं विस्तार को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम ग्लोब का अध्ययन करें, यानी कि ग्लोब के बारे में कुछ समझें। तभी हमको समझ में आएगा कि ग्लोब पर यानी कि विश्व के मानचित्र पर हमारे देश की स्थिति क्या है और उसके अनुसार हम अक्षांश और देशांतर को समझ पाएंगे कि अक्षांशीय और देशांतीय स्तर पर हमारे देश की स्थिति क्या है। तो आइए सबसे पहले हम ग्लोब के बारे में समझते हैं, तब हम उसके अगले वीडियो में जो सब्जेक्ट है उससे संबंधित हम पढ़ेंगे। जो ये ग्लोब है, ग्लोब की इस आकृति को जियोइड बोला जाता है। पृथ्वी के इस आकृति को जो हम बनाए हुए हैं बोर्ड पर, इसको जियोइड बोला जाता है और ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी के समान। और इस ग्लोब को, ये पृथ्वी का एक मॉडल है और इस मॉडल पर विभिन्न तरह की रेखाएं खींची जाती हैं, जिस पर इन रेखाओं के माध्यम से हम पृथ्वी की स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए हम इसी क्रम में बढ़ते हैं। सबसे आगे देखते हैं भूमध्य रेखा के बारे में। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है और इसको इक्वेटर भी कहा जाता है। नाम से ही जैसे कि स्पष्ट है, नाम है इक्वेटर, मतलब इक्वल, यानी कि यह पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। यह काल्पनिक रेखा जो है यह पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, बराबर भागों में बांटता है। और वो इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा हमारा ये है, ये वाला। दो बराबर भागों में बांटने के क्रम में जो ऊपर का भाग है वो उत्तरी अक्षांश और जो नीचे का भाग है ये दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ये उत्तरी भाग और ये दक्षिणी भाग होता है। उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में हम कुछ रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। वो रेखाएं आती हैं, सबसे पहले अगर हम देखें तो भूमध्य रेखा में वो रेखा आती है जो सबसे पहले हो जाता है आपको कर्क रेखा के बारे में हम देखते हैं। कर्क रेखा क्या है? भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तरी अक्षांश में एक रेखा गुजरी हुई है 23.5 डिग्री पर, जिसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और इस कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य लंबवत चमकता है, यानी कि सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं 21 जून को, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है। वर्ष में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है और रात सबसे छोटी होती है। और जहां तक इक्वेटर की बात है कि भूमध्य रेखा पर दिन और रात हमेशा जो है बराबर होते हैं। उसके बाद आता है एक और रेखा है मकर रेखा। मकर रेखा भूमध्य रेखा के समानांतर ही दक्षिणी अक्षांश में 23.5 डिग्री पर ही एक रेखा गुजरी हुई है, जिसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। ये 22 दिसंबर को सूर्य इस रेखा पर लंबवत चमकता है, यानी कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। और इस दिन मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है। यानी कि जिस दिन यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होगा उस दिन कर्क रेखा पर सबसे बड़ा रात होगा। यानी कि 22 दिसंबर को अगर मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है तो 21 जून को कर्क रेखा पर सबसे बड़ी रात होगी। ठीक है, अगर होता है तो ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर सबसे बड़ा, इसके विपरीत स्थिति होती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सबसे बड़ा दिन हुआ आपको 22 दिसंबर को, तो सबसे बड़ी रात जो है 22 दिसंबर को यहाँ पर होगी। अगर यहाँ पर 21 जून को सबसे बड़ा दिन हुआ था तो मकर रेखा पर क्या होगा, उस दिन सबसे बड़ा रात होगा। यानी कि वो इसके विपरीत क्रिया दोनों में चलती है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं और इन्हीं रेखाओं के अक्षांशीय रेखाओं के माध्यम से तापमान और जलवायु का निर्धारण किया जाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सूर्य जो है हमेशा क्या होता है, भूमध्य रेखा पर चमकता है। विशेष परिस्थिति में कभी वो कर्क रेखा पर और कभी कभी जो है मकर रेखा के लंबवत होता है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि विषुवत रेखा के नज़दीक जो भी देश हैं गर्म जलवायु वाले प्रदेश होते हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं
वैसे वैसे जलवायु जो है ठंडी होती जाती है। और पोल पे जब चले जाते हैं ध्रुव पर, वो ध्रुव पर अगर पहुंचेंगे, दोनों ध्रुव यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ से ऊपर जाएंगे, तो दोनों ध्रुव पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। ठीक है। और इस ध्रुव की जहाँ तक बात है, इसमें आपको एक बात बताता चलूँ मैं कि आप अगर नक्शा अगर कोई सामने रखते हैं या ग्लोब अगर रखते हैं, तो ग्लोब में जो सामने होता है, सामने और ऊपर की तरफ होता है, सामने में वो उत्तर होता है और जो नीचे होता है वो दक्षिण होता है। तो ये ऊपर वाला जो पोजीशन है वो उत्तर है यानी कि नॉर्थ है, और नीचे वाला पोल जो है वो साउथ है। तो नॉर्थ पोल का खोज रॉबर्ट पियरे ने किया था और साउथ पोल का खोज रोल्ड अमंडसन ने किया था। आइए हम चल रहे हैं, जो आगे बता रहे थे कि जो रेखाएं हैं ये तापमान और जलवायु को निर्धारित करती हैं। कौन? तो अक्षांशीय रेखा है। इसके बाद आते हैं हम देशांतर रेखा के बारे में देखने। देशांतर रेखा में देशांतर क्या होता है? तो पृथ्वी पर दो स्थानों के बीच की जो कोणीय दूरी होती है उसको हम लोग देशांतर के नाम से जानते हैं। पृथ्वी पर दो स्थानों के बीच की जो कोणीय दूरी होती है उसको हम देशांतर कहते हैं। और जो ग्लोब में जो रेखाएं खींची जाती हैं, जो नॉर्थ से साउथ पोल तक आकर के मिलती हैं, इन रेखाओं को हम देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये देशांतर रेखाएं क्या करती हैं? तो ये देशांतर रेखाएं ये समय और तिथि का निर्धारण होता है इनके माध्यम से। हम लोग आगे देखेंगे कैसे होता है। देशांतर रेखाएं पोल पे एक दूसरे से सटी जाती हैं, जाके मिल जाती हैं, और इक्वेटर पर आकर इनमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम दूरी होती है। इक्वेटर पर आते हैं, यहाँ पर भूमध्य रेखा पर जब आती है देशांतर रेखाएं, तो इनके बीच की जो दूरी है, एक क्रमागत बीच की जो दूरी है वो सबसे अधिक होती है, और वो उतना ही होती है जितना लगभग दो अक्षांश रेखाओं की दूरी होती है। लगभग उसी उतना ही दूरी बराबर होती है उसके। कहाँ? तो इक्वेटर पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यानी कि दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं की जो दूरी होती है, बीच की जो दूरी होती है वो 1 से 11 किलोमीटर होती है। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी भूमध्य रेखा पर लगभग इतना ही 111 किलोमीटर के आसपास होती है। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम ये देखने के लिए कि ये जो रेखाएं हैं इनमें हम मानक समय का निर्धारण कैसे किया जाता है। अभी हमने देखा कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा जो है, विषुवत रेखा या इक्वेटर इसको कहते हैं। वैसे ही 0 डिग्री देशांतर रेखा भी है जो पृथ्वी को बीचों बीच जो है उत्तरी पोल से लेकर के दक्षिणी पोल तक बीचों बीच दो भागों में बांटता है, जिसको 0 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, और ये दो भाग कौन होते हैं? 0 डिग्री देशांतर से लेकर के 180 डिग्री देशांतर तक पूर्वी देशांतर हो गया पूरब में, और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर तक पश्चिमी देशांतर हो गया। ठीक है। तो ये 180 डिग्री देशांतर पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, यानी कि पूर्वी देशांतर हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक, और ये पश्चिमी देशांतर हो गया जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसके आगे और पीछे वाला ये स्थिति हो गया। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं जो हमने देखा 0 डिग्री देशांतर, इसको हम प्रधान यमोत्तर रेखा के नाम से जानते हैं। प्रधान यमोत्तर रेखा यानी कि प्रधान समय रेखा के भी इसको कह सकते हैं, या अंग्रेजी में इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन भी कहते हैं। तो इसका निर्धारण 1884 ईस्वी में अमेरिका में एक वाशिंगटन जगह है, वहां पर एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, उस ग्रीनविच को स्टैंडर्ड लाइन पे लाया गया, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम पर लाइन पर लाया गया, और उसी के नाम से ये ग्रीनविच लाइन भी इसको कहा जाता है। और वहीं से जो प्रधान समय यमोत्तर रेखा जो होकर के गुजरती है और समय का निर्धारण होता है वहीं से। ठीक है। और इस पर समय का निर्धारण होता है तो वो होता कैसे है? तो होता यह है कि यहाँ से ये जो पूर्वी देशांतर में जो भी देश पड़ते हैं वो प्रत्येक एक डिग्री पर कैसे होता है?
ये हमने आपको बताया अभी कि 180 डिग्री 0 डिग्री देशांतर से पूर्व में पड़ता है, देशांतर रेखाएं पड़ती हैं 180 और पश्चिम में भी 180, यानी कि दोनों मिलाकर के 360 डिग्री 360 जो है देशांतर रेखाएं हो गई। 24 घंटा में पृथ्वी 360 देशांतर रेखाओं को जो है कंप्लीट कर लेती है और वो 24 घंटे में एक चक्कर अपना लगाती है। तो 24 घंटे में आप यहाँ देखेंगे बोर्ड पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमना, यानी कि 14 से 24 घंटे को अगर हम मिनट में बदलें तो 14 से 40 मिनट हो जाएगा और उसमें 60 से भाग देंगे तो 4 मिनट आ जाएगा, यानी कि हमको 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का समय लग रहा है घूमने में पृथ्वी को। तो 1 डिग्री 4 मिनट में घूमने में जो समय लग रहा है उसी के आधार पर हम जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे समय जो है यहाँ जो निर्धारित समय है उस निर्धारित समय से ये क्रॉस होता चला जाता है। और जब हम इधर जाएंगे, जब इस रेखा में जाएंगे, पश्चिम दिशा में जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वो प्रत्येक 1 डिग्री पर वो 4 मिनट जो है घटता चला जाएगा। ठीक है, अब 4 मिनट हम प्लस होता है, जैसे मान लीजिए हम आपको अभी उदाहरण देकर के समझाएंगे, पहले हम इसको हम लोग पूरा कर लेते हैं। और एक यहाँ पर एक और बात छूट गया था, देखिए 90 विषुवत रेखा के नीचे जो है अक्षांशीय रेखाएं होती है और 90 जो होती हैं कहाँ, तो ऊपर होती है, यानी उत्तरी गोलार्ध में 90 और 90 जो है दक्षिणी गोलार्ध में। तो टोटल जो अक्षांशीय रेखाएं हो जाती हैं वो 180 हो जाती हैं। कभी कभी इसको भी एक अक्षांशीय रेखा के रूप में इंक्लूड कर लिया जाता है तो क्रॉस एक हो जाएगा। अब ऑप्शन के अनुसार आप देखेंगे कि अगर 181 है तो 181 और नहीं तो 180 है तो 180 आप उसको मान लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी क्या होता है, एक मोटे तौर पर आप यही जानिए कि इस रेखा से अगर हम पूर्व दिशा में जाते हैं तो 1 तारीख जो है ज़्यादा होता है और पश्चिम में जाते हैं तो 1 तारीख कम होता है। लेकिन उसमें कुछ लोच है, कुछ बातें हैं, उसको आप समझिए क्या है। तो प्रशांत महासागर के बीचों बीच से 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर हम जब बढ़ते हैं तो जो है 180 डिग्री पर, तो क्या होता है वो उनका जो है स्थिति जो है कुछ महाद्वीपों के चलते जो है ये रेखा का जो कुछ मोड़ आता है, जिसके वजह से समय का जो है निर्धारण सही समय से, तिथि का निर्धारण जो है सही तरीके से नहीं हो पाता है। उसके लिए इस रेखा को थोड़ा सा जिगजैग किया गया है एक जगह पर। तो क्या है, तो पूरब में वो पूरब से पश्चिम तक 1 दिन का जो अंतर होता है उस अंतर को मैनेज करने के लिए एक देश के विभिन्न भागों एवं द्वीपों में तिथि समान रखने के लिए इस रेखा को आर्कटिक सागर में 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर महाद्वीपों से बचने के लिए पूरब की ओर मोड़ दिया गया। 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पूरब की ओर मोड़ दिया गया इसको, ताकि उसमें महाद्वीपों से वो बच जाए। और फिर बोरिंग दियोल संधि जहाँ हुआ है वहाँ पर उसको जो है 75 डिग्री ला करके सीधा कर दिया गया है, पश्चिम की ओर मोड़ करके सीधा कर दिया गया है, ताकि ये जो है स्थिति सामान्य बनी रहे। ठीक है, अब आइए यहाँ पर कुछ और बातें हैं आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर के नीचे जो हमने एक रेखा देखा वो मकर रेखा हुआ, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में, और उसके नीचे भी 166 डिग्री पर एक रेखा आती है जिसको अंटार्कटिक रेखा कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में चले तो ठीक 66.5 डिग्री पर ही एक और रेखा आती है जिसको हम लोग आर्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। ये तो हो गया स्ट्रक्चर, इसके बारे में, ग्लोब के बारे में बात है। अब हम आइए देखते हैं अपने भारत की स्थिति, जो हमारा अध्याय है, हमारे अध्याय के अनुसार भारत की जो स्थिति हमको समझना है उसको हम मेन थिंग को जो हमारा समझना है उसके बारे में हम समझते हैं। तो हमारे जो ये अध्याय है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसके माध्यम से कि हमारे देश की स्थिति क्या है इस पर। ठीक है, चलिए आप हम देखते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट से जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 36 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का क्या है, लंबवत विस्तार है। ठीक है, और अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट
68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक देशांतरीय विस्तार है इसका यहाँ पर। तो अब हम जो 0 डिग्री हमने अभी यहाँ पर इक्वेटर इसको माना था, 0 डिग्री इक्वेटर माना था, तो अब 8 डिग्री 4 मिनट इस 0 डिग्री से हम थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो 8 डिग्री आएगा। अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पर आते हैं 8 डिग्री और हमको यहाँ से इस रेखा से 68 डिग्री 7 मिनट भी चलना है इस रेखा से, तो 68 डिग्री 7 मिनट हम मान लीजिए यहाँ आ गए। और इस रेखा से जो ये देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इससे हमको बढ़ना है कितना 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट हम यहाँ आ गए। और ये हो गया आपको भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो 0 है, 0 से हमको 8 डिग्री 4 मिनट ऊपर जाना है, तो इसके ठीक सामने 8 डिग्री 4 मिनट हम ऊपर चले आए यहाँ पर। और यहाँ पर हम आए तो हमारा क्या हुआ, भारत की स्थिति यहाँ पर है और फैलाव कहाँ है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, यानी कि यहाँ से लेकर 97 डिग्री, यानी कि हमारा भारत जो है क्या है, इतना दूर में यहाँ पर फैला हुआ है। और नीचे से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 36 डिग्री उत्तरी दक्षांश में 36 डिग्री 7 मिनट तक फैला हुआ है। यानी कि इस ग्लोब में अगर स्थिति हम देखें तो भारत की जो स्थिति है वो यहाँ पर है। और एक और बात है कि हम देखते हैं कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो यही वो कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रही है। और ये भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो आप इस ग्लोब पर देखिए कि हमारे भारत की क्या स्थिति है। अगले वीडियो में हम आपको अब लेकर के बताएंगे कि हम भारत की स्थिति क्या है और कैसे है। मुझे आशा है आप सभी को ये बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर बहुत अच्छा से समझ में आया हो तो आप वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। धन्यवाद।